हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 9 एक्सपेक्टेड पेपर करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 10, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 10 के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि बल बराबर होता है। बताइए, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? बल बराबर किसके होता है? द्रव्यमान इंटू वेग के होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण के होता है, द्रव्यमान बटे त्वरण के होता है, या फिर वेग बटे समय के होता है। तो दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय नियम में बल बराबर जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के, मतलब F बराबर क्या होता है? M इंटू ए के होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदर्श बिना घर्षण मशीन की दक्षता होती है। दोस्तों, एक मशीन है जिसमें कोई घर्षण नहीं है, इसकी दक्षता कितनी होती है बताइए? 0% होती है, 50% होती है, 75% होती है, या फिर 100% होती है। तो एक आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है दोस्तों, वो 100% होती है। कितनी होती है? 100%। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। 60 वाट और 100 वाट के दो बल्ब एक ही आपूर्ति से जोड़े गए हैं, किसका प्रतिरोध अधिक होगा? एक ही आपूर्ति से मतलब श्रेणी में जोड़ा गया होगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। बताइए, 60 वाट के बल्ब का होगा, 100 वाट के बल्ब का होगा, दोनों बराबर होंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जो प्रतिरोध सबसे अधिक होगा वो बल्ब होगा हमारा 60 वाट का बल्ब। 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा, और ये चमकेगा भी अधिक अगर श्रेणी में है तो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। लक्स जो है प्रदीप्ति एल्यूमिनियंस की एसआई इकाई है, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की एसआई इकाई है। बताइए, इन दोनों में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, दोनों कथन गलत है, और ना ही पहला कथन गलत है और ना ही दूसरा कथन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। दोनों ही कथन क्या है? हमारे सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूरी समय ग्राफ पर एक समान गति को किससे दर्शाया जाता है? बताइए, दूरी समय ग्राफ पर एक समान गति को किससे दर्शाते हैं? एक घुमावदार रेखा के रूप में दर्शाते हैं, एक क्षैतिज रेखा के रूप में दर्शाते हैं, स्थिर ढाल वाली सीधी रेखा के रूप में दर्शाते हैं, या फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में दर्शाते हैं। तो दोस्तों, दूरी समय ग्राफ पर एक समान गति को दर्शाया जाता है स्थिर ढाल वाली सीधी रेखा के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक होता है। बताइए, अधिक ऊंचाई मतलब कम वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर प्रतिरोध में आई धारा प्रभावित होने पर विद्युत शक्ति क्षय होती है। दोस्तों, आर प्रतिरोध है और आई धारा है, इसके प्रभावित होने पर विद्युत शक्ति का हमको बताना है क्या होगा। तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है बताइए? जब प्रतिरोध और धारा दिए होते हैं तो हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है I² R के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत स्थापना में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? बताइए, विद्युत स्थापन में अर्थिंग क्यों की जाती है? इसका उद्देश्य क्या है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए करते हैं, दक्षता बढ़ाने के लिए करते हैं, दोष धारा के लिए सुरक्षित पथ प्रदान करने के लिए करते हैं, या भी प्रतिरोध को कम करने के लिए करते हैं। तो विद्युत स्थापना में अर्थिंग का उद्देश्य होता है दोष धारा के लिए सुरक्षित पथ प्रदान करना। क्या करना? दोष धारा के लिए सुरक्षित पथ प्रदान करना जो है विद्युत स्थापना में अर्थिंग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकल स्थिर पुली का वेग अनुपात होता है। बताइए, एकल स्थिर पुली का वेग अनुपात कितना होता है? 2 होता है, 0.5 होता है, 1 होता है, या फिर 4 होता है।
तो एकल स्थिर पुली का जो वेग अनुपात होता है वो होता है हमारा 1। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परंपरागत धारा किस दिशा में प्रभावित होती है? जो धारा की दिशा होती है वो किस दिशा में होती है बताइए दोस्तों। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा बाहरी परिपथ में धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। कहां से होती है? धन से ऋण की ओर होती है धारा की दिशा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान का सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका कौन सा है? यदि हमको इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को निपटाना है, मतलब उसका निपटान करना है, तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? जलाएंगे इसको, भूमि में डालेंगे, या फिर प्रमाणित ई वेस्ट पुनर्चक्र केंद्र में भेजेंगे, या फिर सामान्य कूड़े में मिलाएंगे? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान का सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका है प्रमाणित ई वेस्ट पुनर्चक्रण केंद्रों में भेजना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एच गहराई पर द्रव का दाब क्या होता है? बताइए, एच गहराई पर द्रव का दाब क्या होता है? किस सूत्र से हम निकालते हैं? दाब बराबर पी बराबर क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों रो जी एच। क्या होता है? रो जी एच। ये क्या है? पानी का घनत्व है, एच ऊंचाई है, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्मामीटर 98.6 फ़ारेनहाइट दर्शाता है, यह सेल्सियस में क्या होगा? बताइए सेल्सियस में इसका मान क्या होगा? तो हम जानते हैं दोस्तों सेल्सियस में हमको मान निकालना है, तो हम जानते हैं C/5 बराबर क्या होता है? C/5 बराबर होता है F-32 डिवाइडेड बाई 9 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये C/5 इज इक्वल टू एफ का मान कितना है? 98.6 माइनस 32 करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C/5 98.6 में से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 में से 2 गए 6, 9 में से 3 गए 6 और 0.6 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5 बच गया 4, 5 8 40। 18 से काटिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो कितना बच गया यहाँ पे? 54 10 10 12 12 बढ़ गया। तो 18 7 126 होता है क्या? 18 7 126 13 का, तो 18 7 126, 7 8 56, 7 18 7 126, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 98.6 फ़ारेनहाइट का मान होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीम बैलेंस भौतिक तुला निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जो बीम बैलेंस होता है, भौतिक तुला होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए? लीवर के करता है, घिरनी के करता है, आनत तल के करता है, या फिर वेज के करता है? तो घिरनी तो होगा नहीं दोस्तों, वेज होगा नहीं, आनत तल तो होगा नहीं, तो लीवर के सिद्धांत पर ही काम करता है बीम बैलेंस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सामग्री के किस गुण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उस सामग्री का उपयोग विद्युत परिपथ में फ्यूज तार के रूप में किया जा सकता है या नहीं? उच्च गलनांक के कारण, उच्च तन्यता के कारण, कम प्रतिरोधकता के कारण, या फिर कम गलनांक के कारण? तो दोस्तों हमको पता है फ्यूज का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? कम होता है, निम्न होता है, और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तो कम गलनांक के कारण फ्यूज तार का उपयोग किया जा सकता है विद्युत परिपथ में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास, आलंब और भार के बीच लगाया जाता है? प्रयास मतलब एफर्ट, एफर्ट जो है वो कहाँ पे है? मध्य में है। किसके? फलक्रम और लोड के। तो हमने बताया था आपको FLE आपको याद रखना है। क्या रखना है आपको याद? FLE। जब फलक्रम बीच में होता है फर्स्ट लीवर, लोड बीच में होता है सेकेंड लीवर, एफर्ट बीच में होता है थर्ड लीवर। तो यहाँ पे एफर्ट कहाँ पे? बीच में है। तो ये कौन से श्रेणी का लीवर हो जाएगा? तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु पानी में पूरी तरह डूबी हो तो उत्प्लावन बल बराबर होता है। दोस्तों जब कोई वस्तु पानी में पूरी तरह से डूबी होती है तो उत्प्लावन जो बल होता है वो क्या होता है बताइए? तो दोस्तों जब कोई वस्तु पानी में पूरी तरह से डूबी होती है तो उत्प्लावन बल जो बराबर होता है वो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, समान पदार्थ और लंबाई को रखा जाए, पदार्थ समान रहेगा, लंबाई समान, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? बताइए, यदि तार की त्रिज्या हम दोगुनी कर देते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, ये होता है रो इंटू एल बाई ए के। तो अब बोला है लंबाई समान रखना है, पदार्थ भी समान रखना है, तो ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। तो हमको पता चल गया प्रतिरोध जो होता है वो एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो प्रतिरोध है वो त्रिज्या के क्या होता है, त्रिज्या आर स्क्वायर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। यदि हम त्रिज्या का मान कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यही मतलब हुआ इसका। अब बोला है कि तार की त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए। यदि हमको तार की त्रिज्या हमने दो गुनी कर दी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। बताइए द्रव्यमान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला है किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। नहीं दोस्तों, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं आता, चाहे वे पृथ्वी पे हो, चंद्रमा पे हो या किसी भी ग्रह पे हो, द्रव्यमान का मान समान बना रहता है। तो पहला कथन तो गलत है। द्रव्यमान एक सदिश राशि है। नहीं दोस्तों, द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो सकता है क्या? नहीं, तो ये भी गलत कथन है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल है? बताइए, असंपर्क बल इनमें से कौन सा है? घर्षण बल है, तनाव बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है? तो असंपर्क बल है हमारा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये असंपर्क बल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की लंबाई 1.5 to 6 मापी गई है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि इनका हमको बताना है। लंबाई कितनी है दोस्तों? 1.5 to 6। तो सबसे पहले हम निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालते हैं? निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या के लास्ट अंक को देखना है। लास्ट अंक क्या है हमारा? 6 है, तो इसके स्थान पे आप रख दीजिए 1। क्या रख दीजिए इसके स्थान पे? 1 रख दीजिए। और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने आप 0 लगा दीजिए। तो 2 अंक बचे तो 2 0 लगा दिए। तो यही क्या होगी हमारी निरपेक्ष त्रुटि का मान होगा। तो 0.01, 0.01 एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, इसमें है, इसमें है। तो ये ए और बी तो हमारा गलत हो गया। अब पूछा है सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। अब निरपेक्ष त्रुटि हमारी 0.01 है और हमारा वास्तविक मान कितना है? 1.5 to 6। निरपेक्ष त्रुटि कितनी है? 0.01 अभी हमने निकाला। तो सापेक्ष त्रुटि क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय वास्तविक मान, मतलब एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर हमारी 0.01 हमने निकाला और वास्तविक मान कितना है? 1.5 to 6 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1526। 1/1526। तो जब 1 में 1526 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.00065 के। आप भाग लगा के देखिएगा, इतना ही आएगा, 0.00065 के निकल के आएगा। अब बोला प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? तो 0.0065 किसमें है? 0.0065 ये बी वाले ऑप्शन में, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब बोला है परसेंट में बताइए, तो कुछ मत करिए, परसेंट निकालना है तो क्या होता है? परसेंट निकालना है तो सापेक्ष त्रुटि इंटू 100 कर दीजिए। सापेक्ष त्रुटि कितनी है? 0.00065 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? ये 0.065%। कितना निकल के आएगा? 0.065%। तो ऑप्शन बी वाला ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्लियर हो गया कैसे निकालना है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? बताइए, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं एमीटर का। वोल्टमीटर का किस लिए करते हैं? वोल्टमीटर का विभवांतर को मापने के लिए।
ओम मीटर का बताइए किस लिए करते हैं? प्रतिरोध को मापने के लिए। अब गैल्वेनोमीटर का कमेंट बॉक्स में बताइए किस लिए करते हैं हम गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए घर्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? घर्षण सदा गति की दिशा में कार्य करता है? नहीं दोस्तों, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण ब्रेकिंग तंत्र में उपयोगी होता है? हाँ, ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण की वजह से तो गाड़ी रुक जाती है। कोई भी कार में अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो घर्षण की वजह से तो रुकेगी। घर्षण का मशीनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल पड़ता है, ये तो गलत कथन है। घर्षण केवल द्रव में होता है क्या? नहीं दोस्तों, द्रव में नहीं, सिर्फ द्रव में थोड़ी ना होता है घर्षण। तो सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला, घर्षण ब्रेकिंग तंत्र में उपयोगी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक kWh बराबर कितने जूल होते हैं? बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के होता है? तो ये होता है दोस्तों 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय विद्युत मानकों में उदासीन न्यूट्रल तार किस रंग की होती है? बताइए भारतीय विद्युत मानकों में उदासीन जो न्यूट्रल तार होती है वो किस रंग की होती है? लाल होती है, हरी होती है, पीली होती है, या फिर काली या नीली? तो यही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, काली या नीली रंग की होती है न्यूट्रल तार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्यशाला में प्राथमिक चिकित्सा किट में होना चाहिए? बताइए कार्यशाला में प्राथमिक चिकित्सा किट है उसके अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए? तो उसमें होना चाहिए दोस्तों पट्टिया, एंटीसेप्टिक, कैंची और आपातकालीन संपर्क नंबर। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमि से ऊंचाई के कारण किसी पिंड में संग्रहित ऊर्जा कहलाती है? तो भूमि से ऊंचाई के कारण किसी पिंड में संग्रहित ऊर्जा जो है दोस्तों ये कहलाती है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चालक की प्रतिरोधकता रो किस पर निर्भर नहीं करती? बताइए जो प्रतिरोधकता होती है किस पर निर्भर नहीं करती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किस पर निर्भर करती है। तो ये तो तापमान पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पे भी करती है, क्रिस्टल संरचना पर भी करती है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करती है क्या? नहीं। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर तकनीक में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बताइए बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बायोस का पूर्ण रूप होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित उठान अभ्यास में शामिल है, मतलब लिफ्टिंग अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं तो क्या शामिल होता है इसमें? अभ्यास में क्या करना चाहिए हमको सुरक्षित उठान के लिए? तो हमको घुटने मोड़कर पीठ सीधा रखकर उठाना चाहिए किसी भी भारी वस्तु को, सामान को। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्राइमेट्रिक प्रक्षेपण में 3 अक्षों के बीच कोण कैसे होते हैं? बताइए ट्राइमेट्रिक प्रक्षेपण में 3 अक्षों के बीच कोण कैसे होते हैं? तो ट्राइमेट्रिक प्रक्षेपण में 3 अक्षों के बीच जो कोण होते हैं दोस्तों ये सभी अलग अलग होते हैं, कोई भी दो बराबर भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानक ड्राइंग शीट का कौन सा आकार 210 mm इंटू 297 mm होता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A2 होगा? 210 इंटू 297 mm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा A4। A4 का जो आकार होता है कितना होता है? 210 इंटू 297 mm। अच्छा बात करें A3 की, तो A3 का कितना होता है? A3 का होता है दोस्तों हमारा 297 इंटू 420। कितना होता है? 297 इंटू 420 A3 का। A5 का क्या होता है? A5 का होता है 148 इंटू 210। A2 का कितना होता है? A2 का होता है 420 इंटू 594। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में फैंटम लाइन मतलब जो लंबी छोटी छोटी चेन रेखा होती है ये किसको दर्शाती है? तो बताइए फैंटम लाइन किसको दर्शाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में? वृत्त के केंद्र को, छिपे किनारे को, या फिर पड़ोसी भाग या गतिशील भाग की वैकल्पिक स्थिति को, या फिर काट रेखा तल को? तो जो फैंटम लाइन होती है दोस्तों ये पड़ोसी भाग या गतिशील भाग की वैकल्पिक स्थिति को दर्शाती है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान में वृद्धि के साथ डैश होती है? दोस्तों बताइए, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर। अब तापमान यदि हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑब्लिक ड्राइंग में पीछे जाती रेखाएं क्षैतिज से किस कोण पर खींची जाती है? बताइए ऑब्लिक ड्राइंग है, इसमें पीछे जाती रेखाएं जो है ये क्षैतिज से किस कोण पर खींची जाती है? 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 15 डिग्री पे?
तो ऑब्लिक ड्राइंग में पीछे जाती रेखाएं जो है ये 36 से 30 डिग्री या 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। तो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 प्लस माइनस 0.5 आयाम का अर्थ है कि स्वीकार्य आकार सीमा क्या है। अब बताइए स्वीकार्य आकार सीमा क्या होगी 50 प्लस माइनस 0.5 आयाम की। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो कुछ मत करिए, 0.5 है ना, एक बार 50 में घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए। जब एक बार घटाएंगे तो 49.5 आएगा और एक बार जोड़ेंगे तो 50.5 आएगा। तो यही स्वीकार्य आकार सीमा हो जाएगी इसकी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। काट तल द्वारा काल्पनिक रूप से काटकर वस्तु के आंतरिक विवरण दिखाने वाला दृश्य कहलाता है। तो काट तल द्वारा काल्पनिक रूप से काटकर वस्तु के आंतरिक विवरण दिखाने वाले दृश्य को क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं काट दृश्य। क्या बोलते हैं, काट दृश्य बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ आरेख में ट्रांसफार्मर का प्रतीक किससे बनता है। बताइए परिपथ आरेख में ट्रांसफार्मर का प्रतीक किससे बनता है। चारों में से कौन सा सही होगा बताइए। तो दोस्तों परिपथ आरेख में ट्रांसफार्मर जो है ये बनता है दो कॉइल जो आयरन कोर की ऊर्ध्वाधर रेखाओं के दोनों ओर हो, इसके द्वारा जो है ट्रांसफार्मर का प्रतीक बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकार से नहीं बनाई जा सकने वाली अनियमित वक्र रेखाएं खींचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। बताइए अनियमित वक्र खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो हम करते हैं दोस्तों फ्रेंच कर्व का उपयोग अनियमित वक्र खींचने के लिए। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में CAD का पूर्ण रूप क्या है। बताइए इंजीनियरिंग ड्राइंग में CAD का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में CAD का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर ड्राफ्टिंग। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। काटने वाले तल के अक्ष के इर्द गिर्द 90 डिग्री घुमाकर उसी दृश्य में दिखाई जाने वाली काट कहलाती है। तो काटने वाले तल के अक्ष के इर्द गिर्द 90 डिग्री घुमाकर उसी दृश्य में दिखाई जाने वाली काट जो है ये कहलाती है हमारी घूर्णित काट। क्या कहलाती है, घूर्णित काट कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्ताकार छेद के दृश्य में व्यास को आयामित करने का सही तरीका क्या है। तो व्यास को कैसे आयामित करते हैं हम लोग वृत्ताकार क्षेत्र के दृश्य में, बताइए। तो इसके लिए हम करते हैं पाई चिन्ह के बाद व्यास का मान रखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं ना π7 π6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में वस्तु की दृश्यमान रूपरेखा को किस रेखा से दर्शाया जाता है। बताइए दृश्यमान रूपरेखा को किस रेखा से दर्शाया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में वस्तु की दृश्यमान रूपरेखा को जो है मोटी निरंतर रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, मोटी निरंतर रेखा के द्वारा। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में सार्थक अंक है। बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है। तो दोस्तों दो गैर शून्य अंक के बीच में आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हमको यहाँ देखना है। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनपीएन ट्रांजिस्टर के परिपथ प्रतीक में दोस्तों जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ प्रतीक होता है इसमें क्या होता है। एमीटर पर तीर अंदर की ओर होता है, एमीटर पर तीर बाहर की ओर होता है, कोई तीर नहीं होता या 2 तीर होते हैं। तो दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर के परिपथ में प्रतीक जो होता है वो एमीटर पर तीर बाहर की ओर होता है। मतलब जो तीर होता है ना वो कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर एनटीएस का अर्थ है। बताइए एनटीएस का अर्थ, यहाँ पे ऑप्शन गलत है दोस्तों। एनटीएस का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, एनटीएस का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है नॉट टू स्केल। क्या होता है, याद रख लीजिए आप, नॉट टू स्केल। क्या होता है, नॉट टू स्केल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं है तो याद रखिएगा, नॉट टू स्केल होता है एनटीएस का फुल फॉर्म। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है दोस्तों, हम जानते हैं प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। तो लंबाई पे भी करता है, क्षेत्रफल भी निर्भर करता है, सामग्री पर भी निर्भर करता है। तो इन सभी पर ही निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारतीय इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकों में कौन सा प्रक्षेपण उपयोग होता है? तो दोस्तों भारतीय इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकों में कौन सा प्रक्षेपण हम उपयोग करते हैं? तृतीयकोण प्रक्षेपण, प्रथम कोण प्रक्षेपण, अक्षमिति प्रक्षेपण या फिर परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, प्रथम कोण प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है भारतीय इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? बताइए विशिष्ट ऊष्माधारिता किसकी सबसे अधिक होती है? तांबे की होती है, लोहे की होती है, पानी की होती है या फिर पारे की होती है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता जो सबसे अधिक होती है दोस्तों वो होती है पानी की। किसकी होती है? पानी की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक की कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में GD&T का पूर्ण रूप क्या है? बताइए GD&T का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में GD&T का पूर्ण रूप होता है जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। क्या होता है? जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग जो है ये GD&T का पूर्ण रूप होता है। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।